देखो लास्ट लेक्चर में तुम लोग पढ़ाया था, ये एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है। लास्ट लेक्चर में तुम लोग पढ़ाया था कि एनर्जी क्या होती है और उसे क्यों कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। साथ में ये भी बताया था तुम लोगों को कि टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, और कितने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तुम लोगों को बताया था कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, उसके बाद कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये तुम लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है और कई इंटरव्यू में या जनरल नॉलेज के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, वे एनर्जी सोर्स जो रिजर्व के रूप में है लेकिन वे समय के साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये लिमिटेड रिजर्व होते हैं, ठीक है, दे आर लिमिटेड इन नेचर, समय के साथ क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हम लगातार क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, पॉल्यूशन पैदा होता है, क्योंकि ये बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी जो गैसेज हैं, जो हानिकारक गैसेज हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मरकरी, तो ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जब हम बात करेंगे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, उदाहरण क्या है उनका, बेसिकली जो इसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कोल, पेट्रोलियम, गैसेज, ठीक है। ये सारे जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो कभी कभी एग्जाम में तुम लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, उदाहरण सहित बताओ, ठीक है। तो यही चीजें लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इसके एग्जांपल में जाएंगे तो क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एंड टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। और आजकल जो सरकार है वो किसके ऊपर ध्यान दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर। कल हमने बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के क्या फायदे हैं, ठीक है, क्यों हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अल्टरनेट एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं।
वाई रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जी। अल्टरनेट मतलब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। जो हम लोग पहले यूज करते आ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल। अब उसके अलावा जो हम लोग खोज कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, वैकल्पिक, ठीक है। तो सबसे पहले एक था, ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। सबसे पहला तो यही इसकी खासियत है कि ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। दूसरा, ये अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंस किसका है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अभी हम लोग सोलर पैनल यूज करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अभी क्या महंगा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी उतनी इंडिया में भी डेवलप नहीं हो पाई है। हो सकता है कि बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस से आती है उसको छोड़ के हम लोग सब लोग क्या यूज करेंगे, सोलर पावर यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये क्या है, ये अनलिमिटेड है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एज टेक्नोलॉजी डेवलप, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड है, जो हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो आम जनजीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो एक हिसाब से देखा जाए कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल लेते हैं। तो अगर हम रिन्यूएबल की तरफ ध्यान देंगे तो जो क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, और स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। डिपेंडेंसी डिक्रीज होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, तो हम बाहर से कम मंगाएंगे तो हमको पैसा कम देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट बिल हमारा क्या होगा, कम होगा। चौथा क्या होगा, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मतलब क्या है कि अभी हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिन जिन देशों से क्या आता है, क्रूड ऑयल आता है, या बाहर अगर कुछ चीज हुई, बाहर कोई हलचल हुई, तेल के दाम बढ़े तो यहाँ पर भी दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बाहर के ऊपर जो बाहरी देशों के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, और स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, फायदे हैं, ठीक। उसके साथ साथ और फायदे क्या हैं, जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो रिजर्व है वो हमारा क्या रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा। तो किसी क्राइसिस के समय हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल रिजर्व है उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा
रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेट एनर्जी क्यों हम लोग उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो। देखो इसमें बताया था कि अभी भी हमारा क्या है 70% जो है किसके ऊपर हम लोग डिपेंड है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, और 30% क्या है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वाले जो हम लोग एनर्जी सोर्स यूज करते आ रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, ठीक है। तो उन सब चीजों को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, राइज इन एवरेज अर्थ टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज अर्थ टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। अब जो एवरेज अर्थ टेम्परेचर है इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो जो अर्थ टेम्परेचर हमारा है ये बेसिकली किसके कारण है, जो इस तरह से ग्रीन हाउस गैस के कारण या जो हमारा एटमॉस्फेयर है इन सब के कारण, ठीक है। ये 40 डिग्री सेल्सियस क्या है मेंटेन है, लेकिन इसी कारण से क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो जो बढ़ने के पीछे कारण है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हमारा एवरेज है, तो जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो इसी टेम्परेचर के ऊपर क्या है डिपेंड है, या इसी टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को क्या है एडजस्ट की हुई है, ठीक। जो जीव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड होते हैं और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो जो वार्म ब्लडेड जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट कर लेंगे और 45 डिग्री सेल्सियस को भी क्या कर लेंगे टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। 1-2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उनके लिए क्या होता है समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है, और वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तुम लोगों ने देखा होगा क्या कहते हैं कि सांप होते हैं, ठीक है। सांप क्या है कोल्ड ब्लडेड है, ठंडियों में ये काम करना बंद कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो ये जैसे रहेंगे वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। जो फिश होती हैं समुद्री जीव अधिकतर क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। समुद्र के टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो क्या होंगे मरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे पेड़ पौधे वो सब भी क्या होते हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर अगर हमारा कम ज्यादा हुआ तो उनके लाइफ साइकिल पे क्या पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है राइज इन एवरेज अर्थ टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली अगर 2 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या क्या हो जाएगा पैदा करेगा, ठीक है। इसीलिए आज जो पूरा विश्व है इस बात पे लगा हुआ है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री के बाद 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा
ना बढ़ने पाए, इसको हम लोग क्या करें, रिवर्ट करें। जो बढ़ गया वो भी क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, कम हो। ठीक है, तो टेम्परेचर जो हमारा बढ़ रहा है ये धीरे धीरे कम कैसे होगा, बढ़ा कैसे, जो हम लोगों ने यूज किया फॉसिल फ्यूल्स, जो हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स यूज किया उसके कारण टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। दूसरा, जो पेड़ों का या जंगलों का अंधाधुंध कटाई हुई उसके कारण क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो जो पेड़ हम लोग काटे, अब हम लोग कोशिश क्या करते हैं, पेड़ को फिर से क्या करें, लगाएं। तो सरकार की बहुत सारी स्कीम आती है कि जगह जगह क्या किए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है वो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग पहले क्या होती है, ये होता है, फिर इसके बाद इसका इफेक्ट देख लो। इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, कल तुम लोगों ने बताया भी था, ग्लेशियर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और आइस, ये सब क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। इससे क्या होगा, दो चीजें बताया था, एक तो सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा, और ये क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन होती थी लाइट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसको एल्बिडो बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म है उसका क्या है, एल्बिडो। ठीक है, कहीं से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कितना आई और कितना रिफ्लेक्ट होती है उसका रेशियो क्या बोला जाता है, एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है उतना ज्यादा एल्बिडो होता है। लेकिन आइस जो होती है वो क्या होती है, वहां से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जब पानी में वही चीज हो गई तो लाइट क्या होगी, वहां से कम रिफ्लेक्ट होगी। कम रिफ्लेक्ट होने के कारण इसका तापमान और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे सी लेवल और ज्यादा क्या होगा, राइज होगा। इससे क्या होगा, कोस्टल एरिया या आइलैंड, ये सब क्या आ जाएंगे, डूबने के खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, डेंजर ऑफ सबमर्जेंस, इनको डूबने का खतरा वो करेगा। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ के लोग इधर जाएंगे प्लेन या इंटरलाइन की तरफ, इंटरलाइन वर्ड होता है, ये इंटरलाइन की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जो वहां से पहले से लोग हैं उनमें क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो फूड क्राइसिस, या रिसोर्स क्राइसिस, इससे क्या होगा, वायलेंस होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। अब ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी जहाँ एक ही तरह के लोग रहते हैं, और जब दूसरी जगह के लोग वहां चले जाते हैं तो धीरे धीरे जो पहले लोग रहते थे वो परेशान होने लगे, ये लोग आ गए, इसलिए जो हमारे यहाँ चीजें उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को चीजें क्या हो रही हैं, कम मिल पा रही हैं। इस तरह की समस्याएं तुम लोगों ने सुना होगा, मुंबई वगैरह में होता है, यूपी बिहार के लोग आ गए। ठीक है, तो ऐसे यूएसए में होता है कि इंडिया के लड़के आ गए, हमारे लड़कों की जॉब क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। वैसे ही जब कोस्टल या आइलैंड के लोग प्लेन की तरफ या अंदर की ओर जाएंगे तो वहां के लोग क्या करेंगे, वो लोग भी यही करेंगे, आपस में लड़ाई होगी। ठीक है, वायलेंस और अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है जो क्रॉप साइकिल है।
ये डिस्टर्ब हो जाएगी। क्रॉप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी। क्रॉप साइकिल मतलब समझ रहे हो, जैसे ठंडी में हम लोग क्या करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, ठीक है। बरसात के समय हम लोग क्या करते हैं, धान की बुआई करते हैं। तो इस तरह से एक क्रॉप साइकिल चलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने से इनकी प्रोडक्टिविटी पे भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हंगर की समस्या हो जाएगी, भूखमरी की समस्या हो जाएगी। अब लोग उस तरह की फसल देख रहे हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर भी क्या हो, उसकी प्रोडक्टिविटी सही रहे। तो इन सब में सबसे सही पाया है कटहल को। कटहल तुम लोग देखे होंगे। यस सर। तो कटहल क्या होता है, उसमें ये देखा गया कि टेम्परेचर के इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पानी भी बहुत ज्यादा नहीं लेता है और फल भी क्या होता है, बड़ा होता है। जब कुछ नहीं होगा तो कटहल खा के क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है। तीसरा, एक्सट्रीम वेदर बात नहीं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं चरम मौसमी घटनाएं। जैसे एकाएक क्या हुआ, खूब तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गया, ठीक है। तो बाढ़ आ गया, या बारिश हो रही तो बारिश ही हो रही है, बादल फट गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, लू चलने लगी खूब, ठीक है, शीतलहर चलने लगी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्लड, ड्राउट, हीट वेव्स, कोल्ड वेव, साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। पहले बाढ़ कभी कभी आती थी, बाढ़ क्या हो जल्दी जल्दी आएगी, ठीक है, सूखा जल्दी जल्दी पड़ेगा, ठीक है, बादल पड़ जाएंगे। तो मौसम जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा बढ़ी तो इससे भी क्या होगा, भूखमरी की समस्या इससे भी होगी, ठीक है, जान माल की हानि होगी, नुकसान होगा, ठीक है। अब तुम लोग देखते हो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई है। पहले साइक्लोन कम आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे साइक्लोन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके पीछे कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो है मेन, जो इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु पूरी क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। वेदर और जलवायु में अंतर समझते हो, वेदर और क्लाइमेट में अंतर समझते हो। वेदर क्या होता है कि जैसे किसी जगह का डे टू डे का जो इवेंट होता है उसको वेदर बोलते हैं। जैसे अभी तुम लोगों को मान लो शाम को क्या हो जाए, बादल आ जाए और बारिश होने लगे तो कहोगे आज वेदर बहुत खराब है, ठीक है। तो जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो कई सालों का एवरेज होता है। कई सालों क्या होता है,
एवरेज होता है। तो क्लाइमेट ही हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके कारण चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समय पूरा विश्व जो है ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको रोकने के लिए लगा हुआ है। सारी चीजें जो हो रही हैं वो सब इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। ठीक है, इसीलिए तुम अब ये किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मात्रा ज्यादा हो रही है उस कारण से। ठीक है, तो आजकल देखते हो कि तुम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उससे क्या होगी, जो पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात आ रही है। फॉरेन वगैरह में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ हम लोग साइकिल से चलना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू क्या कहते हैं, बाइक या कार, क्योंकि इनसे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज विश्व स्तर पे सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसलिए जो है लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, कार से चलना क्या कहते हैं कि साइकिल से चलना पसंद करते हैं। तो लाइफ स्टाइल में अपने क्या ले आ रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। जो हम लोग की आदत पड़ चुकी है सभी मतलब लग्जरियस सामान यूज करने की, जैसे बाइक यूज करने की। ठीक है, और क्या कहते हैं कि घर में फैन, एसी, फ्रिज, कूलर, इन सब की आदत पड़ गई है। तो उसको क्या किया जा रहा है, चेंज करने की बात कही जा रही है। तो उसको चेंज करो। जब हर आदमी धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाएगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पूरे जलवायु पड़ेगा, और ग्रीन हाउस गैसेज में कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग हमारी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। और जो जलवायु चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो सारे जीव जंतु क्लाइमेट के हिसाब से क्या है, अपने आप को एडॉप्ट किए होंगे। तो उनमें क्या आ जाएगा, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे वो सब क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के ये सारे क्या है, इफेक्ट है। बात समझ आ रही? अब मान लो अगर ये कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो क्या कर सकते हो, चलो इसके पहले हम लोग ग्रीन हाउस गैस पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी में ही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, उसको देख लो। उसी का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे पहले हमें देखें ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो CO2, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ गैसेज हैं। मेन इसमें कौन कौन सी हैं हमारी, CO2 और CH4। बाकी ये सब कम है। वाटर वेपर को भी तुम ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ये मेन क्या है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है,
और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक इस तरह का लेयर बना लेती है। ठीक है, तो जो सनलाइट आती है इस तरह से, तो अर्थ इसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है दिन में, और रात में इसको क्या करती है, रिलीज करती है। तो कुछ तो लाइट रिलीज हो जाती है, लेकिन कुछ क्या करती है, इस ग्रीन हाउस गैस के कारण इसी में ट्रैप हो जाती है। तो ये जो ट्रैप हो गई, इसके कारण इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अर्थ रेडिएशन या इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो अर्थ क्या करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और फिर जब ये एनर्जी को रेडिएट करता है तो उसको बोलते हैं अर्थ रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। Because of greenhouse gases, जिसके कारण अर्थ के टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद लिखोगे कि ये गैसेज जो है अर्थ के चारों ओर एक क्या बना, इनवॉल्व के रूप में है, और जो अर्थ का रेडिएशन होता है उसको पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में न जाने, पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती हैं, जिसके कारण कुछ एनर्जी क्या होती है, अर्थ और ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, यही होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तुम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। जैसे हमारा कार है, तो कार में क्या होता है, जैसे धूप में खड़ी कर दो तो लाइट उसमें आ जाएगी, तो अंदर रेडिएशन आ गया, लेकिन उसी हिसाब से क्या करती है, उसको बाहर नहीं करती है, रेडिएट नहीं करती है, तो उसी में लाइट क्या होती है, फंसी रहती है। तो गर्म, अंदर ज्यादा गर्म रहेगा, बाहर ठंडा रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से जहाँ प्लांट नर्सरी वगैरह लगाए जाते हैं तो उसको चारों तरफ से ग्रीन कवर से वो कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, सनलाइट आके क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती, तो उससे भी उसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा गर्म रहता है, जिससे पौधों के विकास में क्या होता है, सहयोग करता है। ठीक है, तो वही ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे सनलाइट या रेडिएशन हमारा क्या हो गया, आके फंस गया है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मेन कारण, इसका जो इफेक्ट है उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सबसे बड़ी समस्या बताया हमने, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमको क्या करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को कम करना है, तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, वो चीजें देखो। कितना हुआ टाइम, 12:30। हाउ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले ये देखो कि जो हमारी अर्थ है, इस पर जो पेड़ पौधे हैं क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं,
और वायुमंडल से क्या लेते हैं CO2। वायुमंडल से क्या लेते हैं CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। तो एक के साथ और जीव जंतु क्या करते हैं CO2 को उत्सर्जन करते हैं और पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तरह से बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि एक तरफ जो है जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं पेड़ों को क्या कर दिया काटना शुरू कर दिया। तो जो बैलेंस बना हुआ था क्या हो गया बिगड़ना शुरू हो गया। तो उसके कारण जो वायुमंडल में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी ये क्या हो गई ये बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसके कारण CO2 की क्या हुआ वृद्धि हुई। तो मेन कारण क्या होता जो पेड़ पौधों के कटाव हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं पेड़ पौधे लगाएं। सबसे पहला क्या करें पेड़ पौधे लगाएं, इसको बोलते हैं प्लांटेशन या एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ जंगलों को लगाना या उनको बढ़ाना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल से आ रही हैं वहां से भी क्या हो रहा है गैसेज इमिट हो रही हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं या पोल्यूशन के कारण बन रही हैं। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो हमको लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको क्या करना है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिड्यूस करना है, ठीक है। कम करना है। तीसरा क्या करना है रिन्यूएबल एनर्जी। को बढ़ावा देना है। लाइफ स्टाइल चेंज करना है। लाइफ स्टाइल चेंज करने में अब देखते हो क्या होता है स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। जो स्मार्ट सिटीज हैं ये भी क्या होंगी कि इनको इस तरह से बनाया जाएगा कि जो पोल्यूशन लेवल हो वो कम हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक के कारण भी पोल्यूशन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तरह से हो कि कहीं पे भी कोई समस्या ना हो तो पोल्यूशन कम होगा। दूसरा क्या है कि जो भी जगह खाली जगह हो वहाँ क्या किया जाए पेड़ पौधों को लगाया जाए, ठीक है, ताकि वहाँ पे ग्रीनरी क्या हो हमारी मेंटेन रहे, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि हर चीज ऑटोमेटिक कर दिया जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो तो लोगों का मूवमेंट क्या हो फास्ट हो, ठीक है। तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हमारी क्या होगी थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा और लोगों की लाइफ स्टाइल भी हमारी क्या हो जाएगी थोड़ा चेंज होगी, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये है कि जो पोल्यूशन और तमाम समस्याएं हैं इनको भी कम करना है, ठीक है। लोग भी स्मार्ट हों, जागरूक हों हर चीज को, ठीक है। हर चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी देखो क्या होता है कि जैसे स्ट्रीट लाइट है तो वो टाइम से जले टाइम से क्या हो बंद हो, ठीक है। हम लोग भी अपने घरों की लाइट क्या करें टाइम से जलाएं, टाइम से बंद करें, जब जरूरत हो तभी जलाएं, फालतू न जलाएं, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी जो है वो तभी पॉसिबल है जब लोग क्या हो स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट सिटी तभी पॉसिबल है जब लोग भी क्या हो स्मार्ट। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं
और बताओ तुम लोग क्या किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए? बहुत सारी चीजें। एजुकेशन को क्या करो, इस तरह से करो कि लोगों को क्या हो, अवेयरनेस बढ़े। एजुकेशन से अब जैसे तुम लोगों के एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट क्या किया गया, डाला गया, तो किस लिए डाला गया? ये सारी चीजें तुम लोग समझो और अपने लाइफ स्टाइल में क्या लाओ, चेंज लाओ। तो एजुकेशन सिस्टम से भी हम क्या कर सकते हैं, या एजुकेशनल अवेयरनेस लिख सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम लिख सकते हो यहाँ पे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो कूड़ा हम लोग फेंकते हैं वो करते हैं, उसे प्रॉपर रिसाइकिल करें। नहीं कूड़ा क्या होता है, सड़ता रहता है, उससे जहरीली गैसें निकलती रहती हैं और वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक दहन से, हाँ उसी में आ जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन बेसिकली एक नेचुरल रीजन है ये, ठीक है, नेचुरल कारण है, तो उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे। वॉल्केनिक इरप्शन जो है काज है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, हम उसको ये मान सकते हैं कि उसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, जहां होना है वो होगी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स क्या होगा, डस्ट स्टॉर्म जो है एक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के कारण डस्ट स्टॉर्म की समस्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है, एक इफेक्ट है वो, ठीक है। उसको कम किया जा सकता है, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ फॉरेस्ट फायर को, ये बढ़िया पॉइंट है, फॉरेस्ट फायर को कम करना, फॉरेस्ट फायर को रिड्यूस करना। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे कोऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ पे लिख देना 8वां पॉइंट, ग्लोबल कोऑपरेशन। एक देश या एक आदमी की समस्या नहीं है, ग्लोबल कोऑपरेशन या विश्व स्तरीय सहयोग। अब जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया भिड़ गए, यूक्रेन रशिया, तो उससे क्या हो रहा है, वार हो रहा है, तो वार से बहुत सारी जहरीली गैसें निकल रही हैं, ठीक है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने स्वार्थ में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के हितों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन की बात आती है तो बहुत सारे देश अलग हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज पे एक बना था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, तो उसमें सभी देश थे, लेकिन जब ट्रम्प आए तो उससे अलग हो गए, ठीक है। उनका एक कहना था कि सबसे ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे थे, उससे अमेरिका अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया।
ठीक है। तो अब जो पॉल्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, अमेरिका भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इस तरह से जब ग्लोबल कोऑपरेशन की बात आती है तो कुछ लोग तो साथ में आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं या अपने अनुसार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये विश्व स्तरीय समस्या है, ठीक है। अब इसको अगर तुम लोग आ जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए तो लिख लोगे, ठीक है। यही सारे पॉइंट करना है, अपने आप को लिंक करके, ठीक है, सही से उसको क्या करना है, लिखना है। मेन इसमें यह है कि ग्लोबल कोऑपरेशन और लाइफ स्टाइल चेंज और पेड़ पौधों को लगाना। उसके बाद एक है हमारा टॉपिक ओजोन डिप्रेशन। एक ओजोन लेयर है 15 से 20 किलोमीटर रेंज में अर्थ एटमॉस्फेयर है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन से, को रोकता है और रोकती है, हानिकारक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। 15 से 20 किलोमीटर अर्थ एटमॉस्फेयर से क्या है, ऊपर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर होता है अर्थ का जो सबसे नीचे वाला जो क्या कहते हैं कि पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, और उसके ऊपर जो होता है क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, सप्ताहमंडल, ठीक है। वहां पे हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, 15 से 20 किलोमीटर की रेंज के ऊपर। तो ये जो है मान लो, तो यहाँ से जो सन की जो हानिकारक रेज अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अर्थ पे आने नहीं देती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन के कारण जो है पॉल्यूशन के कारण जो है हमारी ये ओजोन लेयर है, ये क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। ये क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, जिसके कारण जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, अर्थ पे आ रही हैं, ठीक है। उससे बहुत सारी क्या होंगी, समस्याएं होंगी, ठीक है। समस्या क्या हो सकती है, स्किन डिजीज, बहुत सारी स्किन डिजीज होंगी, कैंसर होगा, ठीक है। प्लांट की लाइफ साइकिल, प्लांट पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो लिख देना प्लांट पे इफेक्ट से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और एक हिसाब से अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका कारण क्या है, जो कौन सी, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC गैस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जो हम लोग कूलिंग में यूज करते हैं, ठीक है, कूलिंग जो एजेंट होते हैं, एसी जो गैस यूज करते हैं, जो डिओड्रेंट हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक सामान, सोफा, बेसिकली इसमें जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब गैसेज होती हैं CFC में, ठीक है। ये सब क्या करती हैं, जो ओजोन होती है O2 होती है, ये O3 होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या, O3 जो है O2 प्लस O में टूटती है, ठीक है, और फिर ये रिकम्बाइन होकर फिर O3 में हो जाती है। टेम्परेचर कारण टूटती है, लेकिन फिर रिकम्बाइन होकर किस में हो जाती है, O3 में। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन उपस्थित है, ठीक है, या क्लोरीन डाइऑक्साइड CO2 इस तरह से, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये क्लोरीन जो है इसके साथ होकर रहेगा, इस जो एक ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ था, फ्री हुआ था, जो बाद में फिर O3 बना देता, लेकिन इसके साथ कौन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, ठीक है। तो अब क्लोरीन इसको अपने पास ले लिया, तो ये O3 किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीजन में, किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन क्या करते हैं, जो O3 हमारा फिर से एक बार क्या करते हैं, डिकम्पोज होकर फिर से बनता है, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। और जो O3 है वो क्या हो जाता है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो O3 की संख्या हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, O3 की संख्या क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये सब क्या करते हैं कि ओजोन की संख्या कम कर देते हैं, जिससे ओजोन लेयर हमारी क्या होती है, वीक हो जाती है, ठीक है। वीक होने पे क्या होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है, कारण। अब अगर इसको हमको क्या करना है, निवारण करना है, समस्या का समाधान करना है, तो क्या कर सकते हो, CFC बैन कर दो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, बैन है, ठीक है, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज करो, ठीक है, AC वगैरह का यूज क्या करो, कम करो, डिओड्रेंट का यूज कम करो, कॉस्मेटिक्स का यूज कम करो, ठीक है। इन सारी चीजों क्या करो, यूज कम करो, ताकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ना हो, और हमारी ओजोन लेयर क्या हो, मेंटेन रहे, बाद में, ठीक है। तो अगर आता है ओजोन डिप्लेशन, तो इस पे लिख लोगे तुम लोग। फिर एक आता है एसिड रेन, एक और टॉपिक है एसिड रेन। नाम सुना तुम लोगों, तेजाबी बारिश, हाँ बोलो। एसिड रेन क्या होती है कि
ऐसी अवस्था जिसमें जो एसिडिटी है, जो जिसकी अम्लता है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 9 से ज्यादा है मान लो। इसमें देख रहे हैं एग्जैक्ट क्या है, ग्रेटर देन 9। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम लोग देख लेना कितने से ज्यादा है। अगर वो रेन हो रही है और उसकी एसिडिटी इससे ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं आम्ल वर्षा, ठीक है। ये कैसे होता है, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं या बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, इमिट होते हैं। बात नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर क्षार होता है सर, 1 से 14 की कड़ी में 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 के नीचे है, 7 के नीचे होता है ना, वही तो इसको कर लेना लेस देन ओवर कर देना, हाँ ठीक है। तभी समझ में आएगा कि एसिड 6 तो तुम्हारा 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, 7 6 तक कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां से क्या होता है, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं। उसमें जो मेन गैस होती है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं, H2SO4, ठीक है। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, NH3। ये दोनों क्या हैं, एसिड हैं, दोनों क्या हैं, एसिड हैं। और यही इस तरह के जो हमारे बादल होते हैं या क्लाउड्स होते हैं, ये जहाँ पे भी बारिश करेंगे वहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे तेजाबी बारिश या एसिड रेन हो रही है। होता क्या है कि जैसे मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे खूब सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है। इधर तो यहाँ से क्या होगा, धुआं निकलेगा, यहाँ से भी धुआं निकलेगा। अब मान लो यहाँ पे शहर में कोई लोग रह रहे हैं और ये धुआं हवा से क्या हुआ कि इसको पार करता हुआ यहाँ पे आया और ये बादल बन गया, और बारिश हुई। तो ये जो बारिश होगी, अगर इसमें सल्फर के ऑक्साइड या क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या नाइट्रिक एसिड, इन दोनों की मात्रा अगर रहेगी तो जो बारिश होगी वो क्या होगी, तेजाबी बारिश होगी। और यहाँ का जनजीवन क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। क्या होगा, इनमें स्किन डिजीज होगी, खेती बाड़ी में नुकसान है। दूसरा प्लांट अफेक्ट होंगे, पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मृदा की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर में क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये सारी समस्याएं होती हैं। जो बिल्डिंग होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, कलरलेस, पीले कलर की हो जाती हैं। येलो हो जाती है। तो ये सारी समस्या आती है एसिड रेन से। होता क्या है, जैसे ये एरिया है हमारा यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। और वहां से हवाएं जो जाती हैं वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब की तरफ जाती हैं। इनको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है।
तो यहाँ से जो जहरीली हवा है यहाँ से जाती है, यहाँ पे हमारा ओशन पड़ता है, तो यहाँ से वाटर वेपर जुड़ते हैं, बादल में कन्वर्ट होती है, और इन देशों पे जाके क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पे जो एसिड रेन है वो कॉमन है, और कारण क्या है, जो यूरोप में हमारे इंडस्ट्री वगैरह हैं उसके कारण, इनकी गलती नहीं है, गलती यहाँ से है, लेकिन एसिड रेन काम हो रही है यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हम लोग उसको नहीं वो करते हैं, लेकिन इस सब जगह अब तो हो सकता है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जिसको लगाने पे सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब उतनी नहीं, लेकिन एक समय ये घटना क्या थी, कॉमन थी, ठीक है। तो ये भी तुम लोग एग्जांपल में लिख सकते हो, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में तेजाबी वर्षा एक आम घटना थी या एक आम घटना है, ठीक है। उसके कारण क्या, उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीजें लिख सकते हो। अब इसको अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब क्या हो, इमिट ना हो। इसके लिए क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना तुम लोग, विभिन्न प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एटमॉस्फेयर में ये जाने नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरा, जो थर्मल हम लोग पावर यूज कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो तो अपने आप ही पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीजें यूज करके हम लोग एसिड रेन को कम कर सकते हैं। पास ऑन आए सबको। तो इस तरह से जो तुम लोग चैप्टर था ये क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। अगर किसी कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हो। हाँ सर ये सब क्लास चल रहा है ना? हाँ सर बट हम कॉल किए थे इस क्लास के लिए। किसी कुछ पूछना है अभी, कोई कोई